हेलो दोस्तों। आज हम बात करते हैं डीएनए के बारे में। डीएनए क्या है और इसका मानव में या जीव जंतुओं में क्या उपयोग है, इसे हम आज डिटेल से जानने की कोशिश करते हैं। इस वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं कि हम आगे क्या क्या पढ़ेंगे। जैसे कि हम पढ़ेंगे आगे नाभिक, पहले न्यूक्लियस पढ़ेंगे, उसके बाद ये डीएनए का स्ट्रक्चर है। इसके बाद डीएनए का परिचय पढ़ेंगे, न्यूक्लियोटाइड संरचना पढ़ेंगे। उसके बाद नाइट्रोजन क्षारक पढ़ेंगे। उसके बाद डीएनए की संरचना कुछ इस तरह पढ़ेंगे। फिर क्रोमोटीन बनाम गुणसूत्र पढ़ेंगे, गुणसूत्र की बनावट पढ़ेंगे। और ये प्रतिकृति की प्रक्रिया पढ़ेंगे, जो डीएनए कैसे डिवाइड होता है। फिर राइबोसोम्स पढ़ेंगे, राइबोसोम्स कितने प्रकार के हैं, मैसेंजर, ट्रांसफर राइबोसोम्स, ये सब पढ़ेंगे। सेंट्रल डोग्रामा पढ़ेंगे, मतलब डीएनए से आरएनए कैसे बनता है, आरएनए से प्रोटीन कैसे बनता है, ये सब कुछ पढ़ेंगे हम आगे वन बाई वन। तो स्टार्ट करते हैं हम शुरू से। ये जैसे ये सबसे पहले ये जीवन की रूपरेखा, डीएनए क्या होता है, जीवन की रूपरेखा होता है। ये कहाँ पाया जाता है, जो सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है, ये उसी के अंदर पाया जाता है। ये सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोटीन्स होते हैं। क्रोमोटीन्स को जब हम खींचते हैं तो वो उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से दिखता है, और यही होता है डीएनए। ये जैसे कि ये आपके सामने एक डायग्राम है, ये एक सेल का डायग्राम है। ये सेल की मेम्ब्रेन है और इसके अंदर ये न्यूक्लियस है, और ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस दे रखा है, और ये इसके अंदर ये क्रोमोटीन्स है। जब हम इनको क्रोमोटीन्स को जब हम खींचेंगे और इनके देखेंगे इसको सही तरीके से माइक्रोस्कोप के जरिए, तो इसी के अंदर हमें डीएनए देखने को मिलेगा। अब देख लेते हैं पहले न्यूक्लियस का क्या काम है। जैसे क्या कोशिका को का नियंत्रण करता है, कंट्रोल करता है। सेंट्रल कंट्रोल है, ये कंट्रोल सेंटर है ये कोशिका का। दूसरा, इसमें क्या क्या उपस्थित होता है, डीएनए, आरएनए, गुणसूत्र, क्रोमोसोम्स और न्यूक्लियोलस, ये सब चीजें इसी के अंदर स्थित होती हैं। कार्य क्या करता है ये, कोशिका की वृद्धि के लिए, कोशिका के विभाजन के और प्रोटीन संश्लेषण के लिए, ये इसका मुख्य कार्य होता है। अब ये मैंने बताया, जब हम न्यूक्लियस के अंदर से ये क्रोमोसोम्स हैं, जब हम इसको इस तरह से खींचेंगे तो ये इस तरह से क्रोमोटीन दिखाई देंगे। फिर इसको और खींचेंगे तो ये डीएनए होगा, और डीएनए किस रूप में होगा, डीएनए होगा यहाँ पर हिस्टोन प्रोटीन के रूप में। ये एक हिस्टोन प्रोटीन है, इसके ऊपर रस्सी की तरह लिपटा हुआ होगा डीएनए। तो इसे ही हिस्टोन प्रोटीन और ये जो डीएनए आपस में जब लिपटे हुए होते हैं, इसे ही न्यूक्लियोटाइड बोला जाता है। फिर इसको जब हम और खींचते हैं इस तरह से, तो ये जो डबल हेलिक स्ट्रक्चर जो बना है, इसको ही हम डीएनए बोलते हैं। इसको हम आगे डिटेल से पढ़ते हैं। पहले हम डीएनए का परिचय पढ़ लें। डीएनए का परिचय क्या है, पूरा नाम क्या है पहले डीएनए का, डाइऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। परिभाषा क्या है, अनुवांशिक पदार्थों को वंशानुगत लक्षणों को नियंत्रित करता है। यानी कि जो अनुवांशिक पदार्थ होते हैं इसके, वो इसी के अंदर होते हैं। यानी कि जो जेनेटिक मटेरियल होता है, जो माता पिता से जेनेटिक मटेरियल आता है, लक्षण आते हैं उसमें, पुत्र में या पुत्री में, तो वो जो है जेनेटिक मटेरियल वो डीएनए के अंदर ही होता है। यानी कि अगर आप देखेंगे कि कुछ जो पुत्र या पुत्री होते हैं, उनका चेहरा, उनके बाल, उनकी आवाज और वो ये जो लक्षण होते हैं, वो उनके माता पिता से मिले होते हैं। कुछ लक्षण उनके माता से मिले होते हैं और कुछ उनके पिता से मिले होते हैं। तो ये सारे जो लक्षण होता है, ये जेनेटिक मटेरियल के अंदर आता है, और जेनेटिक मटेरियल होता है डीएनए के अंदर। ये जेनेटिक मटेरियल का निर्माण कैसा होता है, न्यूक्लियोटाइड से, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि न्यूक्लियोटाइड इसकी डीएनए को बनाने की एक इकाई है। न्यूक्लियोटाइड क्या है, अब देखते हैं हम। जो डीएनए को जो बना रहा था न्यूक्लियोटाइड, अब हम न्यूक्लियोटाइड को देखते हैं कि न्यूक्लियोटाइड क्या है, इसकी ये किस किन चीजों से मिलकर बना है, इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है। तो न्यूक्लियोटाइड मुख्यतः तीन पदार्थों से, तीन कंपोनेंटों से मिलकर बना है। तो इससे फास्फेट से, शुगर से और नाइट्रोजन बेस से, मतलब ये तीन कंपोनेंट इसमें है, जो जिससे मिलकर ये न्यूक्लियोटाइड बना है। प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड में तीन भाग होते हैं, जैसे कि ऊपर भी दे रखा है। नंबर एक, डाइऑक्सी राइबोज शुगर, जो शुगर होती है वो डाइऑक्सी राइबोज वाली होती है शर्करा। दूसरा, फास्फेट समूह होता है। तीसरा, नाइट्रोजन क्षारक होते हैं। जैसे कि नाइट्रोजन बेस
अब जो हम तीन पदार्थ पढ़ चुके, जो तीन कंपोनेंट पढ़ चुके हैं, उनमें से जो तीसरा है नाइट्रोजन बेस, उसे देखते हैं हम, उसकी डिटेल देखते हैं। नाइट्रोजन बेस दो प्रकार के होते हैं, ठीक। नंबर एक प्यूरिन, नंबर दो पायरीमिडीन। प्यूरिन जो डबल रिंग में होता है और यह है सिंगल रिंग में होता है। तो प्यूरिन भी ये दो प्रकार के हैं, एडेनिन और ग्वानिन। और पायरिडीन तीन प्रकार के हैं, साइटोसिन, थाइमीन और यूरेसिल। यूरेसिल जो है आरएनए में पाया जाता है, तो इसलिए जब हम डीएनए पढ़ रहे हैं तो आगे हम सिर्फ एडेनिन, साइटोसिन, ग्वानिन और थाइमीन, ये केवल चार पढ़ेंगे। यूरेसिल बाद में पढ़ेंगे। जैसे कि आगे ये दे रखे हैं नाइट्रोजन क्षारक, जो डीएनए को बनाने वाले जो नाइट्रोजन क्षारक हैं वो कौन से हैं, वो चार हैं केवल। कौन से? एडेनिन, थाइमीन, ग्वानिन और साइटोसिन। ये एक दूसरे से किस प्रकार से जुड़े होते हैं? देखिए, एडेनिन जुड़ा हुआ होगा थाइमीन से और डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ होगा, और ग्वानिन जुड़ा होगा साइटोसिन से। जैसे कि आगे ये जोड़ी का नियम दे रखा है इन्होंने, एडेनिन थाइमीन से जुड़ा हुआ है वो भी डबल बॉन्ड से, और ग्वानिन साइटोसिन से जुड़ा हुआ है वो भी ट्रिपल बॉन्ड से। आगे इसे और डिटेल से देखते हैं किस प्रकार से बॉन्ड जुड़े होते हैं। देखिए, जैसे कि ये दे रखा, वो मैं पहले भी बता चुका हूँ, थाइमीन ओनली डीएनए में पाया जाता है और यूरेसिल पाया जाता है आरएनए में। तो ये है डीएनए की संरचना, जो कि डबल हेलिक्स संरचना है। डबल हेलिक्स का मतलब है ये इस तरह से, ये सिंगल हेलिक ये हो गया और दूसरा डबल हेलिक ये हो गया। ये डबल हेलिक संरचना है। इसके बीच में ये नाइट्रोजन बेस, ये जो डंडे हैं, ये स्टिक से जो है, ये नाइट्रोजन बेस है, और ये जो हेलिक्स बने हुए जो है वो सुगर फास्फेट की बनी हुई होती है। ये जो बैकबोन है ये सुगर फास्फेट की। तो इन्होंने क्या लिख रखा है, देखो संरचना के डबल हेलिक्स संरचना होती है और दो पूरक श्रृंखलाएं होती हैं इसमें। दो पूरक श्रृंखलाएं होती है, दो स्टैंड होते हैं, यानी कि एक ये है और दूसरा ये है। तो ये किस चीज का बना हुआ है? जो स्टैंड जो बने हुए होंगे वो सुगर फास्फेट के बने हुए होंगे, और जो ये जो डंडे हैं बीच में, जिसके अंदर इसी के अंदर डीएनए होता है, ये होते हैं बेस पेयर, मतलब नाइट्रोजन बेस पेयर होते हैं। तो अब ये नाइट्रोजन बेस इसमें किस प्रकार से लोकेटेड होते हैं वो हम आगे देखते हैं। पहले हम इनकी दूरी देख लेते हैं, इनकी दूरी क्या है। ये जो यहां से लेके एक हेलिक की दूरी होती है 34 एंगस्ट्रॉन, और एक पेयर से दूसरे पेयर तक की दूरी होती है 3.4 पेयर, और एक हेलिक के बीच में 10 पेयर्स होते हैं। जैसे कि आगे देखिए, ये है एक पेयर्स के बीच में 3.4 एंगस्ट्रॉन की दूरी होती है, तो एक पूरे हेलिक में 10 पेयर्स होते हैं, तो पूरे उसमें कितने हो गए? 34 एंगस्ट्रॉन की दूरी हो गई। 3.4 इंटू 10 से जब हम गुणा करेंगे तो 34 एंगस्ट्रॉन की ये दूरी हो गई है। आगे जो मैंने बताया था कि ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमीन, एडेनिन किस प्रकार से लोकेटेड होते हैं, तो मैं इसको बताता हूं आपको, ये किस प्रकार से लोकेटेड होते हैं। देखिए, ये है, अगर ग्वानिन पहले लेफ्ट हैंड में है, ये ग्वानिन, तो साइटोसिन लेफ्ट हैंड में होगा, सॉरी राइट हैंड में होगा। अगली बार साइटोसिन राइट हैंड में होगा तो ग्वानिन लेफ्ट हैंड में होगा, ये इसका नियम है। और इसी तरीके से थाइमीन अगर लेफ्ट हैंड में है तो एडेनिन राइट हैंड में होगा, अगली बार एडेनिन राइट हैंड में होगा और थाइमीन लेफ्ट हैंड में होगा। ये इस प्रकार से एक अपोजिट साइड में ये चलते हैं। तो ये एक पेयर है, ग्वानिन और साइटोसिन डबल बॉन्ड से जुड़े होते हैं और थाइमीन एडेनिन ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े होते हैं। इसी के अंदर डीएनए होता है। इसमें से कुछ माता से आते हैं और कुछ पिता से आते हैं, लेकिन इसमें ये फिक्स नहीं कह सकते कि कौन से माता से होते हैं और कौन से पिता से होते हैं। अब ये क्रोमेटिन है, ये क्रोमोसोम्स है, ये क्रोमेटिन्स है, तो ये दोनों एक ही है। सिर्फ इसमें क्या डिफरेंस है, जब सेल डिवीजन हो रही होती है या सेल पूरी तरीके से परिपक्व हो रही होती है तो क्रोमोसोम्स इस तरह से दिखाई देता है, और जब सेल रेस्टिंग फेस में होती है, जब आराम कर रही होती है, तो इस तरह से यही मटेरियल इस तरह से दिखाई देगा। तो इसमें फर्क कुछ नहीं है, सिर्फ है जब यह है सामान्य अवस्था में इस तरह से पड़ा रहता है डीएनए, और जब विभाजन का समय होता है, जो सेल का विभाजन का समय होता है, तो डीएनए या क्रोमोसोम्स किस तरह से होते हैं। इसी क्रोमोसोम्स को जब हम खींचते हैं तो वो लच्छे की तरह दिखाई देता है, जो डबल हेलिक जो मैंने आपको पीछे दिखाया है, वो ये जब हम खींचते हैं तो ये इस तरह से बनता है। इसी को हम डीएनए
बोलते हैं। अब और देख लेते हैं, ये गुणसूत्र की जो बनावट है ये हिस्टोन प्रोटीन है, जो मैं पहले भी बता चुका हूँ। ये गोल गोल गेंद की तरह जो है ये हिस्टोन प्रोटीन है। इसके ऊपर जो ये लगा हुआ है ये डीएनए लगा हुआ है। तो ये डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन दोनों मिलकर न्यूक्लियोलस बनाते हैं ये। ठीक, तो इसके क्या घटक हैं, घटक इसके क्या है, कंपोनेंट क्या है, डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन। दूसरा व्यवस्था क्या होती है, डीएनए हिस्टोन प्रोटीन के चारों ओर लिपटा रहता है। मूल इकाई क्या है, न्यूक्लियोलस। मानव मानव के सोमैटिक सेल्स जो होते हैं, मतलब पूरी बॉडी के जो सेल्स होते हैं, केवल गैमिट सेल्स को छोड़ के, यानी कि पुरुषों में स्पर्म को छोड़कर और महिलाओं में ओवम को छोड़कर, इनमें 46 क्रोमोसोम्स होते हैं और पेयर के रूप में होते हैं, यानी कि 23 पेयर्स, 23 जोड़े क्रोमोसोम्स के होंगे। और गैमिट सेल्सों में इसके हाफ होते हैं, यानी कि ओवम में और स्पर्म में 23 क्रोमोसोम्स होंगे, 12 जोड़े और एक सिंगल होगा। 12 तो पेयर्स होंगे और एक सिंगल क्रोमोसोम्स होगा। तो ये इस तरह से जो है ये क्रोमोसोम्स होते हैं। हर जीव में अलग अलग क्रोमोसोम्स होते हैं, यानी कि अगर हम एनिमल्स की बात करें, भैंस, गाय, बकरी, तो इनमें सब में अलग अलग क्रोमोसोम्स, अलग अलग जोड़ी होते हैं। केवल मनुष्य में 46 होते हैं, और मनुष्य में भी स्पर्म और यानी कि गैमिट सेल्सों में 23 होते हैं, क्योंकि गैमिट सेल्स जो है एक न्यू बेबी का एक न्यू बेबी का फॉर्मेशन करते हैं, यानी कि एक एग और एक स्पर्म दोनों आपस में मिलते हैं। तो यानी एग के पास 23 क्रोमोसोम्स हैं और स्पर्म के पास 23 क्रोमोसोम्स है। जब ये 23 क्रोमोसोम्स का एग और 23 क्रोमोसोम्स का स्पर्म जब आपस में फ्यूज होंगे तब 46 क्रोमोसोम्स बनेंगे, जिससे नई जनरेशन या नया जीव या नया बेबी पैदा होगा, जिसे जाइगोट बोलते हैं। अब ये डीएनए की प्रतिकृति है, मतलब डीएनए कैसे अपने आप को रिप्लिकेशन करता है, कैसे अपने आप को डुप्लीकेट करता है, या डीएनए अपने आप को कैसे बनाता है। ये है ओल्ड डीएनए, यानी कि पेरेंट्स डीएनए है। अब ये आगे चल के कैसे अपने आप को डिवाइड करेगा। सबसे पहले ये इसके एक हेलिक अलग अलग दो भागों में भी बढ़ जाएगा, ये वाली हेलिक अलग बढ़ जाएगी। अब ये जो हेलिक है, या ये जो रस्सी के नुमा है, ये पेयर्स है, ये अपने आप को डबल कर लेगा जैसे कि पीछे था। तो इस तरह से डीएनए का रेप्लिकेट होता है। क्या है ये, डीएनए अपनी समान प्रतिलिपि स्वयं बनाता है, यानी डीएनए अपने आप को स्वयं बनाता है। कब, जब कोशिका का चक्र के एस चरण में, जब कोशिका का जो चक्र होता है उसमें एस फेज में ये बनाता है। प्रतिकृति क्या होती है इसकी, अर्ध संरक्षणीय होती है, यानी कि पहले ये दो भागों में आधा आधा बटता है, फिर जो आधा आधा बटा था वो खुद को अपने आप को पूरा कर लेता है। जैसे कि यहाँ पे दे रखा है, ये पेरेंट्स डीएनए है और ये अलग अलग स्टैंड्स बट गए। ये एक सिंगल स्टैंड ये हुआ, एक सिंगल स्टैंड ये हुआ। ये सिंगल स्टैंड आगे चल के खुद अपने आप को डबल स्टैंड बना लेगा, ये भी डबल स्टैंड बना लेगा। तो ये दोनों क्या है, डोटा डीएनए। ये पेरेंट्स डीएनए था और ये दोनों जो है ये डोटा डीएनए है। आगे इसको और देखते हैं कि किस तरह से बढ़ता है। ये पेरेंट्स डीएनए है, ये पेरेंट्स डीएनए है। तो इसके पेरेंट्स डीएनए के बीच में एक आता है हेलिकेज। इस हेलिकेज का क्या काम होता है, ये इससे सिंगल ये जो सिंगल रस्सी थी, ये सिंगल हेलिकल था, इसे एक अलग अलग, इन्हें दोनों हेलिकलों को अलग अलग कर देता है। इसे एक राइट साइड में, एक लेफ्ट साइड में। अब ये हेलिकल जो है अलग अलग हो गए, ये किसकी वजह से, हेलिकेज की वजह से। हेलिकेज का काम था डीएनए के हेलिकल को अलग अलग करना, या डीएनए की रस्सियों को अलग अलग करना। अब ये डीएनए की हेलिकेज अपने आप को डबल करेंगे, डुप्लीकेट करेंगे, किसकी वजह से, ये जो पोलीमरेज है, ये जो पोलीमरेज है, ये पोलीमरेज इसे डीएनए की जो हेलिकेज है इन्हें डबल करने में मदद करेगा। तो इसमें दो शब्द हैं। सबसे पहला तो हेलिकेज है। हेलिकेज जो है, जो हेलिकल है, जो रस्सी है, उन्हें दो भागों में डिवाइड कर रहा। उसके बाद पोलीमरेज है। पोलीमरेज क्या कर रहा है, जो डीएनए की जो सिंगल रस्सी है उसे डबल करने में, या डबल डीएनए को डबल करने में मदद कर रहा है, जैसे कि इसमें ये लिख रखा है। हेलिकेज का काम है डीएनए की दो श्रृंखलाओं को अलग अलग करना। ये जो एक श्रृंखला ये थी और एक श्रृंखला थी, इन दोनों को अलग अलग कर दिया। उसके बाद जो है पोलीमरेज का क्या काम है, पोलीमरेज का काम है नई पूरक श्रृंखला का निर्माण करना, मतलब जो एक सिंगल श्रृंखला थी उसे डबल फॉर्म में तैयार करना। अब पढ़ लेते हैं राइबो न्यूक्लिक एसिड, यानी कि आरएनए। आरएनए क्या होता है, सबसे पहले देखेंगे कि आरएनए एक सिंगल हेलिक है।
सिंगल स्टैंड है इसमें। उत्पत्ति कहाँ से हुई होती है? डीएनए से इसकी उत्पत्ति होती है। प्रक्रिया कैसी होती है? ट्रांसक्रिप्शन प्रक्रिया से डीएनए आरएनए बनता है। स्थान, यह प्रक्रिया नाभिक में होती है और आरएनए पॉलीमरेज का काम करता है। ठीक, कार्य क्या है? प्रोटीन संश्लेषण में ये भाग लेता है। अब इसे जो डीएनए होता है, डीएनए में डबल हेलिक होता है, तो डबल हेलिक में जो है ट्रांसक्रिप्शन प्रक्रिया के द्वारा डीएनए से आरएनए बना लिया जाता है। अब ये आरएनए जो है 3 प्रकार के होते हैं। आरएनए के प्रकार: मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए और राइबोसोमल आरएनए। ये तीनों क्या हैं, इनके क्या क्या काम है, इन्हें जान लेते हैं। मैसेंजर आरएनए यानी कि शब्द से ही पता चल गया, मैसेज देना। मैसेंजर आरएनए का क्या मतलब है? हमारी बॉडी में जो प्रोटीन्स बनता है वो 20 प्रकार के एमिनो एसिड से मिलकर बनता है, जिसमें 10 प्रकार के एमिनो एसिड हमारी बॉडी खुद बना लेती है और 10 प्रकार के एमिनो एसिड हमें बाहर से न्यूट्रिशन से यानी कि भोजन से लेने होते हैं। तो तब ये 10 और 10 मिलकर 20 होते हैं और तब प्रोटीन का निर्माण होता है। तो जब हम खाना खाते हैं, खाना खाने से जो हमें जो प्रोटीन्स एमिनो एसिड मिलते हैं, तो उन 10 एमिनो एसिड को पहचानने का काम करता है मैसेंजर आरएनए। उन्हें पहचानता है और पहचान कर जो है ट्रांसफर आरएनए को बुलाता है और ट्रांसफर आने को ये मैसेज करता है कि ये 10 प्रकार के एमिनो एसिड या कम या ज्यादा एमिनो एसिड आ चुके हैं। तो ट्रांसफर आरएनए क्या काम करता है? वो जो एमिनो एसिड है उन्हें पकड़ता है और राइबोसोमल आरएनए के द्वारा या राइबोसोमल आरएनए के पास ले जाता है। अब राइबोसोमल आरएनए के पास जब एमिनो एसिड पहुंच जाएंगे तो 10 उसके पास ऑलरेडी थे जो बॉडी बना रही थी, और 10 हमने न्यूट्रिशन से जिसमें मैसेंजर आरएनए ने खबर करी और ट्रांसफर आरएनए ने उसे लेकर गया और राइबोसोम तक पहुंच गया। अब राइबोसोम्स के पास 10 पहले से थे और 10 ये अब ये प्रोटीन का निर्माण करेगा राइबोसोम्स, जैसे कि इनमें स्ट्रक्चरों में दिखाई दे रहा है कि मैसेज खबर करने का काम, मैसेज देने का काम मैसेंजर आरएनए का, ट्रांसफर यानी कि ट्रांसफर करने का काम है ट्रांसफर आरएनए का, और ये फैक्ट्री है मतलब यानी कि बनाने का काम है राइबोसोमल आरएनए का। तो ये 3 प्रकार के आरएनए हैं। अब देख लेते हैं सेंट्रल ड्रामा क्या है। डीएनए से, ये डीएनए का स्ट्रक्चर है, डीएनए से डीएनए को बनाना रिप्लिकेशन कहलाता है। यानी कि जैसे कि मैंने पीछे बताया, तो डीएनए से डीएनए को ही बनाना रिप्लिकेशन कराता है, लेकिन डीएनए से आरएनए बनाना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। डीएनए से अगर आरएनए बनाना है तो उसे ट्रांसक्रिप्शन कराएंगे, और आरएनए से डीएनए बनाना है तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहलाएगा। रिवर्स का मतलब वापसी वाली अभिक्रिया, तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। अब आरएनए से अगर प्रोटीन बनाना है तो वह प्रक्रिया कहलाएगी ट्रांसलेशन। तो इस तरह से ये 4 प्रक्रिया है: डीएनए से डीएनए बनाना रिप्लिकेशन, डीएनए से आरएनए बनाना ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से डीएनए बनाना रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से प्रोटीन्स बनाना ट्रांसलेशन। तो इस डीएनए, अभी इसमें कुछ जानकारी है क्या? आनुवांशिक सूचना का प्रभाव करता है कौन? फ्लो ऑफ द जेनेटिक इंफॉर्मेशन कौन करता है? आरएनए और डीएनए। परिणाम क्या होता है? प्रोटीन कोशिका की संरचना और कार्य का निर्धारण करता है। कुछ सारांश है इसके बारे में, जैसे क्या? नाभिक कोशिका को कंट्रोल करता है, नाभिक जो करता है वो कोशिका को कंट्रोल करता है। ये बात मैं सेल्स का चैप्टर पढ़ाया था उसमें भी बता चुका हूँ। डीएनए जीवन का ब्लूप्रिंट है, यानी कि जिस तरह से फोटोकॉपी करते हैं इसी तरीके से पेरेंट्स के जो लक्षण होते हैं, पेरेंट्स का जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो उसके औलाद में या उसके डॉटर में पहुंचता है। प्रतिकृति क्या है? डीएनए से आरएनए बनाना। और सेंट्रल ड्रामा क्या होता है, क्या कहलाता है? डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन। ये इस प्रकार की प्रक्रिया क्या कहलाती है? सेंट्रल ड्रामा। प्रोटीन क्या करता है? शरीर की संरचना और कार्य का काम करता है। ये हमने आज डीएनए के बारे में जाना। आई होप ये जो मैंने पढ़ाया है आपको समझ में आया होगा। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।